Hello everyone. Okay, today we start postural deformity and their corrective measures. First is knock knees. Knock knees. When knees are striking each other is called knock knees. Strike or touch or hit. In this postural deformity, the legs are bent inward and knees strike each other while walking or running. इस नीज बेंडिंग में इनवर्ट बेंडिंग में जो दोनों लेग्स होते हैं हमारे वो इनवर्ट बेंड होता है या एक लेग्स इनवर्ट बेंड हो सकता है या दोनों लेग्स थोड़े थोड़े इनवर्ट बेंड हो सकते हैं। मोस्टली एक लेग्स का आता है ज़्यादा। तो वो जब लेग्स इनवर्ट बेंड होते हैं तो वो जब चलते हैं तो स्ट्राइक एक दूसरे को करते हैं, हिट करते हुए चलते हैं, जिसके कारण नीज इसी को बोला गया नी स्ट्राइक ईच अदर। That is, knees touches or overlap each other in normal standing position, यानी knees overlap होती है यानी एक दूसरे के ऊपर इस तरह overlap हो जाएगी। जब normal standing position में खड़े रहेंगे तो वो सीधे ऐसे नहीं होगी बराबर, वो एक दूसरे पे ऐसे हो जाएगी या ये आगे हो जाएगा ये इस तरह, तो overlap होकर रहेगी normal standing position में। While there is wide gap between the ankle varying directly with the degree of deformity। उसके बाद एंकल एरिया जो आता है, एंकल एरिया यानी जब पैर दोनों हमारे नीचे एंकल एरिया जो हम खड़े रहते हैं तो वो एंकल एरिया में गैप बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जब नीज स्ट्राइक करते हैं तो पैर फिर नीचे से वी शेप में जाता है, ठीक है, नीज के नीचे से वो वी शेप में बन जाता है। तो जो शोल्डर लेवल का विड्थ होता है हमारा दोनों पैरों के गैप का, वो चीज़ ख़त्म हो जाता है और वो एंकल लेवल की तरफ से एरिया जो है बढ़ जाता है। कॉजेस, द मेन कॉजेस ऑफ दिस डिफॉर्मिटी आर रिकेट्स, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, वीक लेग्स, ओबेसिटी ड्यूरिंग चाइल्डहुड, ओवरवेट, कैल्शियम डिफिशियंसी, हैवी वेट एट्सेट्रा। रिकेट्स, रिकेट्स वो बीमारी है बच्चों में जो हो जाती है बचपन में, जिसमें जो बोन्स होती हैं वो बहुत मुलायम हो जाती हैं, ठीक है ना। मुलायम होने के कारण उन पर जो वेट पड़ता है तो बोन जो होती है वो डिफॉर्म हो जाती हैं, ठीक, वो उसका फॉर्मेशन जो होता है वो सही नहीं होता है, वो बेंड हो जाती हैं। दूसरा है विटामिन डी। विटामिन डी जो है वो भी हमारी बोन्स के लिए फॉर्मेशन के काम आता है, टीथ फॉर्मेशन के लिए काम आता है। तो इसकी कमी से भी हमारे बोन्स में दिक्कत आ जाती है, कभी कभी ड्यू टू एक्सीडेंट भी ये चीज़ है। कैल्शियम डिफिशिएंसी, कैल्शियम जो कि हमारी बोन्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है मिनरल, वो भी उसकी विटामिन इसकी भी कमी पड़ती है। हैवी वेट, जो वेट हम वन साइडेड हैवी लेके चलते हैं और वो अब हमारा रूटीन होता है तो उसकी वजह से भी ये हमारे डिफिशिएंसी हो जाती है, जैसे ये नॉक नीज वगैरह की है। तो इसके करेक्टिव मेजर्स क्या हैं? इसके करेक्टिव मेजर्स हैं वृक्षासन, वृक्षासन परफॉर्म करें। अक्र धनुरासन, अक्र धनुरासन मैंने जैसे कि कुछ आसन आपको चैप्टर भी पढ़ाया आसन का, तो इसमें आप देख सकते हैं कि वृक्षासन कैसा है, अक्र धनुरासन कैसा है, और आसन आपको कुछ कराए भी हैं हमने, तो उसमें आप अपनी तरफ से भी डेली इस लॉकडाउन पीरियड में आपको चाहें तो आसन कर सकते हैं। पद्मासन, पिलो एक्सरसाइज, आउटवर्ड बेंडिंग। पद्मासन में बैठें, पिलो एक्सरसाइज करें, पैर के जो दोनों जब बैठे तो बीच गैप में पैर दोनों नीज के बीच में पिलो को दबा के बीच में रखें और उसको प्रेस करें दोनों नीज से, तो क्या होगा वो आउटवर्ड मतलब बाहर की ओर भागेगी, जिससे वो थोड़ा थोड़ा की ओर होना स्टार्ट होगी। नेक्स्ट इज फ्लैट फुट। फ्लैट फुट, फ्लैट फुट इज एन एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ फुट इन विच द आर्क ऑफ द फुट कोलैप्स, यानी जब आर्क होता है जो हमारा फ्लैट फुट क्यों बताया गया, ये जो आर्क बनता है आपके पैर के बीच में ऐसा, वो आर्क जो होता है वो कोलैप्स हो जाता है। कोलैप्स यानी धराशायी, धराशायी यानी जो ये आर्क है वो ख़त्म हो जाएगा, आपका पैर ऐसा फ्लैट हो जाएगा एकदम, ठीक है। इस आर्क के होने की वजह से ही हम तेज़ी से दौड़ सकते हैं, बैलेंस बना सकते हैं, ठीक है। आर्क ना होने की वजह से कई डिफेंस लाइन में जो है वो एंट्री क्लोज भी होती है ऐसे लोग के लिए, ठीक है, तो ये ठीक भी हो जाती है और ये सही किया जा सकता है।
condition of foot in which the arc of the foot is collapsed with the entire sole of the foot coming into complete or near complete contact with the ground. यानी जो आपका entire sole है आपका, जब आप चलेंगे तो जब हम देखा करिए पैर रख के, जब कभी हमारा थोड़ा सा गीला पैर हो हम फर्श पे रखते हैं तो आप देखिए एक तरफ का पीछे का एड़ी का हिस्सा और आगे का हिस्सा बनता, बीच का हिस्सा थोड़ा सा गायब रहता, वन साइडेड लाइन आती है बस एक, ठीक है। तो कभी कदार वो जो चीज़ होती है, जब गीला पैर होगा कभी फ्लैट फुट पे आप रखेंगे तो पूरा का पूरा पैर छप जाएगा, ऐसा छप जाएगा पूरा मोटा सा पैर, बेयर फुट की तरह एकदम। तो जिसकी वजह से आप समझ लीजिए कि वो जो है आपका जो पैर है वो ठीक नहीं है, पूरा तरीके से फ्लैट फुट है, ठीक। इससे क्या होता है कि ऐसे पर्सन्स जो होते हैं वो अपना बैलेंस सही से नहीं बना पाते, तेज़ी से दौड़ नहीं पाते और स्लिपरी सरफेसेस पे वो बहुत जल्दी स्लिप कर जाते हैं। No arc in the foot and the foot is completely flat. In this default of feet, person gives complete print of their foot sole over the plane surface, ठीक है। वही मैंने अभी बताया ना, फुट जो होता है वो प्लेन सरफेस पे एकदम पूरा प्रिंट होकर आता है। वॉकिंग बेयरफुट, जिसे वॉकिंग बेयरफुट कहा जाता है। इन फ्लैट फुट द इनर कर्व और फुट बल्जेस मोर देन नॉर्मल, ठीक है। क्या है, जो बल्जेस होते हैं वो बहुत नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण वो हमारा जो आर्क है वो ख़त्म हो जाता है। और वैसे भी जो है ज़्यादा बल्जेस जो हैं वो हमारे फुट में आने नहीं चाहिए, क्योंकि वो फुट जो होगा वन साइड जब पैर है वो फिर इस तरह होता रहेगा, अंदर की ओर मुड़ा रहेगा इस तरह, जैसे ये सीधे पैर हमारे चलने चाहिए वो अंदर की ओर थोड़े मुड़े रहेंगे, जो आर्क एरिया होगा वहाँ बल्जेस आना स्टार्ट हो जाएंगे, इसलिए इसकी एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। कॉजेज़, द मेन कॉजेज़ ऑफ फ्लैट फुट आर वेयरिंग फ्लैट स्लीपर और शूज़, improper shoes, poor quality shoes without sole curves, obesity and overweight, prolonged standing, weak muscles of foot, rapid increase of body weight etc. यानी इतनी चीज़ें हैं ये फ्लैट फुट होने के लिए। सबसे पहला तो फ्लैट फुट होने का मेन चीज़ आती है वो होता है आपके शूज़ की क्वालिटी। शूज़ बहुत ही, जब चीप शूज़ पहनते हैं तो उसमें हमें कहीं ना कहीं पैरों में दिक्कत। पहली चीज़ तो फुट जो हमारा कंफर्टेबल नहीं रहता, हमें चलने फिरने दौड़ने घूमने में हमें कंफर्टेबिलिटी नहीं मिलती है। शूज़ वो होना चाहिए कि जब पैर में पहना और स्टेप 4-5 चले ही तो हमें पता चल जाता है कि हाँ वाह ये कितना बढ़िया शूज़ है, कितना कंफर्टेबल है अंदर से। कई शूज़ ऐसे होते हैं जिसमें अंदर आर्क नहीं होता है, वो पुअर क्वालिटी शूज़ होते हैं, ठीक है। वो देखा जाए तो अपने मानक के हिसाब से नहीं बने होते हैं, ठीक है, तो लोकल शूज़ होते हैं। तो ऐसे में वो ध्यान तो रखते नहीं आपका पैर का आर्क रहेगा नहीं रहेगा, उन्हें क्या मतलब, उन्होंने तो ऊपर से शूज़ का डेकोरेट करके दिखाना है, कलरफुल दिखाना है, अट्रैक्टिव, बस अंदर क्या है कुछ नहीं, उससे मतलब नहीं है। बट ब्रांडेड शूज़ में ये होता है कि पूरा शूज़ जो होता है वो मानक के तौर पे बना होता है, यानी अंदर का आर्क कर्व जो होगा एरिया वो सब चीज़ बहुत ही एकदम सही होता है। करेक्टिव मेजर्स कौन से इसके, ताड़ासन, वॉकिंग ऑन सैंड, बालू पे चलना, रेगुलर रनिंग रेगुलर करना, गुड क्वालिटी शूज़, अच्छे क्वालिटी के शूज़ पहनना, प्रेशर ओवर फुट पे थोड़ा सा अपने इस एरिया पे प्रेशर डालना। ये जो फुट का एरिया, ये मैं हाथ से बता रहा हूँ पाम से, बट ये जो फुट का एरिया होता है अंदर आर्क वाला एरिया, वहाँ पर प्रेशर डालना है। राइटिंग विथ फुट, और कोशिश करिए दोनों अंगूठे के बीच में पेंसिल फंसा के राइटिंग करने की सोचिए। जब आप वो पेंसिल फंसाएंगे तो आप लिखेंगे तो आपके ये हिस्सा जो है आर्क यानी अंदर को जाएगा, दबेगा जब आप लिखेंगे। कभी कोशिश करिए आगे के पैर को अंगूठे को मोड़ने की, आप थंब को देखिए आर्क बनता हल्का सा, तो जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो आर्क और भी ज़्यादा बनेगा और धीरे धीरे आर्क जो है वो अपने सही शेप में आ जाएगा। थर्ड इज बो लेग्स, ठीक है, अपोजिट टू नॉक नीज। नॉक नीज से जस्ट अपोजिट होता है बो लेग्स। दिस इज द डिफेक्ट ऑफ लेग्स इन विच लेग्स बेंड आउटवर्ड, द स्पेस बिटवीन नीज वाइडन अप, द लेग्स टेक कर्व शेप, ठीक है। यानी अब यहाँ पर आती है चीज़, जो नीज से पैर जो होता है वो
उसके बीच में वाइड गैप आ जाता है। जब हम चलते हैं तो दोनों हमारे घुटने बराबर ऐसे चलते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है इस चीज़ में, अब ये आप ऐसे समझ लीजिए कि हम जो हैं ऐसे समझ लीजिए, जब हम चलते हैं तो बराबर पैर रख के ऐसे अपने स्टेप चलते हैं। अब ये नीज के बीच में ऐसा गैप आ जाता है दोनों, यानी पैर ऐसे हो जाते हैं, ठीक है, कर्व शेप में। द स्पेस बिटवीन नीज वाइडन एंड लेग्स टेक कर्व शेप, ठीक। Bow legs cause lot of pressure over the lateral edges of feet. अब bow legs में एक प्रॉब्लम क्या आती है कि इसमें जो हमारे पैरों के lateral edges होते हैं, जो साइड के एड़ी वाले हिस्से होते हैं, ठीक है, बाहर के, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगता है। प्रेशर पड़ने के कारण पैर हमारा बहुत जल्दी थक जाएगा, मतलब हमें थकान महसूस होगी। कभी कदार अंदर जो उस एरिया का हिस्सा जो होता है, जो मांस का टुकड़ा होता है, ठीक है, मसल होती है वहाँ, वो जो होती है वो बड़ी हार्ड हो जाती है। हार्ड होने के कारण मसल्स जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर दर्द रहता है। इतना दर्द रहता है कि कभी कदार जो है हम लोग जो है बहुत दूरी तक चल नहीं पाते हैं, ठीक है। इसका कॉजेज़ क्या है? कॉजेज़ है, द मेन कॉजेज़ ऑफ बो लेग्स डिफॉर्मिटी आर रिकेट, सेम थिंग, हड्डियों का बहुत ज़्यादा मुलायम हो जाना, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी की डिफिशियंसी होना, एंड कैल्शियम इन डाइट, और कैल्शियम जो है आपकी डाइट में ना होना। अर्ली चाइल्डहुड वॉकिंग, बहुत जल्दी बच्चे को चलाने की कोशिश करना, जैसे हम बच्चे को, छोटा बच्चा होता है उसे पकड़ के ज़बरदस्ती चलाते हैं और चलो चलो, तो मुलायम हड्डियाँ होती हैं, उस समय उसका पैर वेट पड़ने के कारण उसी तरह शेप ले लेगा। एंड वेट, ओबेसिटी, डिफॉल्टेड फुटवेयर, ठीक है, ओबेसिटी, ज़्यादा जल्दी अपना वेट को गेन कर लेना भी जो है बो लेग्स का कारण होता है, ठीक है। इसके करेक्टिव मेजर्स हैं, करेक्टिव मेजर्स अर्धचक्रासन, गरुड़ासन, वॉकिंग विथ इनवर्ट टोज एंड स्पेशल शूज़ भी आते हैं इसके, ठीक है। और वॉकिंग विथ इन्वर्टेड टोज, यानी टोज को इन्वर्ट करके आप वॉक करिए तो आपके जो बो लेग्स हैं वो थोड़ा सा अंदर की ओर आना स्टार्ट होंगे, ठीक है। कई एक्सरसाइज हैं जिससे बो लेग्स ठीक भी हो जाता है, ठीक है, लेकिन उसको रेगुलर किया जाता है। एंड नेक्स्ट आता है अब काइफोसिस। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ थोरेसिक केज एंड क्लेविकल स्पाइन। ये जो है थोरेसिक केज जो होता है हमारा, ये जो सर्वाइकल एरिया होता है इसके नीचे होता है थोरेसिक केज। दोनों स्कैपुला के बीच के जो हिस्सा होता है वो थोरेसिक केज वाला हिस्सा होता है। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए किस तरह ये आउटवर्ड बेंड होकर हम्प बन गया है एक तरीके का। ये नॉर्मल है, ये आउटवर्ड बेंडिंग से हम्प बन गया, ठीक है। ये है हमारा थोरेसिक केज। थोरेसिक केज क्लेविकल स्पाइन जिसे कहते हैं, दैट इज़ एन एबनॉर्मल कर्वेचर ऑफ स्पाइन एट फ्रंट, यानी एक एबनॉर्मल कर्वेचर बन जाता है हमारे जो ये बैक बोन है इसमें, और एक तरीके का हम्प बन जाता है, और हम जो है आगे की ओर ऐसे झुक जाते हैं पीछे की साइड से, और आगे गर्दन ऐसे होना स्टार्ट हो जाती है। ये कॉजेज़ क्या है? इट कॉजेज़ हम्प एट द बैक ऑफ बॉडी, हम्प यानी जो कुबड़ होता है उसको कहते हैं। द शोल्डर कम्स फॉरवर्ड एंड नेक ड्रॉप फॉरवर्ड, शोल्डर्स कम फॉरवर्ड एंड नेक जो है वो ड्रॉप फॉरवर्ड, नेक जो है आगे की ओर फॉरवर्ड ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाती है। दिस पोस्टरल डिफॉर्मिटी कॉजेज कन्वेक्सिटी ऑफ थोरेसिक केज। अब ये थोरेसिक केज जो है हमारा, इसमें धीरे धीरे एक तरीके का बाहर की ओर उभार आना शुरू हो जाता है, ठीक है। दस बॉडी वेट इज शिफ्टेड फॉरवर्ड, और बॉडी वेट जो है वो शिफ्ट होने लगता है आगे फॉरवर्ड को। इट कॉजेज अनबैलेंस पोजीशन ऑफ इंडिविजुअल। अब इसमें क्या है कॉजेज? कॉजेज ये है कि इंडिविजुअल जो है वो धीरे धीरे अनबैलेंस पोजीशन में होने लगता है, वो आगे गिरने लगता है। तो वो अपने, भाई अब बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन में तो है नहीं, आगे की ओर झुकी है, और जब आगे की ओर बॉडी झुक जाएगी तो क्या होगा?
हमारा बैलेंस सही नहीं रहेगा, हमें गिरने के आगे चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। और सबसे बड़ी जो हमारे टोज़ होते हैं आगे के पैरों के, उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है उस पर। ठीक है, कभी आप आगे झुक के ही नॉर्मल 2 मिनट के चलने की कोशिश कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि जिस इंसान की होगा उसका क्या हाल होता होगा। This thus body weight is shifted forward. It causes unbalanced position of individual during standing and lot of pressure over toes. वही चीज़ मैंने बोला, lot of pressure over toes. Precautions. One should not lean forward during prolonged studies. Precautions ये हमें बहुत ज़्यादा आगे झुक के जो है पढ़ाई नहीं करना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, मतलब जब ये आदत अपना ली जाती बहुत समय से कि हम आगे झुके हैं, पढ़ाई कर रहे हैं ऐसे गर्दन झुका के, ठीक है, तो धीरे धीरे ये चीज़ हमारी शुरू हो जाती है। वन शुड डू रेगुलर एक्सरसाइज, ये तो कहने की कोई बात ही नहीं है कि एक्सरसाइज जो है ये आपको फिट रखती है। ठीक है, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनको ये सब प्रॉब्लम कभी आती नहीं है। वन शुड टेक बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्यों, अब इसमें बोला, आप सोचोगे इसमें बैलेंस डाइट का क्या मतलब। बैलेंस डाइट का बिल्कुल मतलब, जब आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन विटामिन वगैरह पहुंचेंगे ही नहीं तो आप क्या करेंगे, सीधा बैठना भी छूट जाएगा आपका, ख़त्म हो जाएगा एकदम। ठीक है, इसलिए अच्छी एक बैलेंस डाइट लें जिसमें हर तरीके के आपके मिनरल्स, आपके विटामिन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह सब सही रूप से जाए, यानी आपकी मसल्स, बोन्स वगैरह हर चीज़ मजबूत बनी रहे कि वो आगे फॉरवर्ड होने की नौबत ही ना आए। वन शुड लर्न द करेक्ट सिटिंग एंड स्टैंडिंग पोस्चर टू अवॉइड दिस डिफॉर्मिटी। सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि हमें सही से खड़े होना, सही से बैठना, ये अगर हमने सही से खड़े रहना और सही से बैठना नहीं सीखा तो समझ लिए हमारे अंदर बहुत सी प्रॉब्लम्स आ सकती है। हम जो है डे बाय डे कहीं टिक के खड़े हो गए, कहीं पीछे ऐसे खड़े हो गए, तो यानी इट मीन्स हमारे शरीर में जान ही नहीं है, हमारी मसल्स लीन है, हमारी बोन्स जो हैं यानी डिफॉर्म हैं, उनमें भी ताकत नहीं है, तो हम अपने वेट पे खड़े ही नहीं हो पाते हैं। तो सबसे पहले अपने वेट पे खड़े होना सीखिए और सीधे सही तरीके से चलिए, सही तरीके से खड़े होइए, सही तरीके से बैठिए, यानी सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, हर तरीके का पोस्चर जो है वो आपका सही होना चाहिए। करेक्टिव मेजर्स क्या हैं ऑफ काइफोसिस के, एंड राउंड, दोनों सेम चीज़, राउंड शोल्डर भी इसी को ही बोला जाता है, काइफोसिस को ही। ठीक है, सेम ऐसे ही होता है। दे आर मोस्टली बैकवर्ड बेंडिंग आसन्स और एक्सरसाइज। अब आगे की ओर झुके हैं तो इसमें तो क्या होगा, हमें सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज कौन सी करनी पड़ेगी, बैकवर्ड बेंडिंग की, जिसमें हम पीछे हो। तो फर्स्ट एक्सरसाइज इज चक्रासन, सेकेंड इज नॉट इज एक्सरसाइज, फर्स्ट आसन इज चक्रासन, सेकेंड इज धनुरासन, थर्ड इज भुजंगासन, फोर्थ इज उष्ट आसन, फिफ्थ इज backward bending, sixth is reverse sit up, seventh is interlock fingers at back and pull hands up while looking up, यानी interlock finger जो हम लोग करते नहीं है ऐसे करके और पीछे ले जाके हाथ को पूरा करते हैं, बैक की ओर ले जाते हैं और देखते हैं अपनी इस बैक फिंगर्स को। ठीक है, ये सारी बैकवर्ड बेंडिंग एक्सरसाइज जितनी भी हैं ये काइफोसिस के लिए बहुत अच्छी मानी गई है, राउंड शोल्डर के लिए बहुत अच्छी मानी गई है। ओके, नाउ टुमारो शेड्यूल इज राउंड शोल्डर, लॉर्डियोसिस, स्कॉलियोसिस। ठीक है, ये तीन है कल के लिए। आज हमने काइफोसिस, बोलेक्स, फ्लैट फुट, नॉक नीज, ठीक है, इसके बारे में कर लिया है। ये जो है इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा और इसमें जो भी चीज़ समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको जो है ये चीज़ बता दूंगा। अगर आप मेरे से डायरेक्टली वीडियो कॉल पे बात करना चाहते हैं तो वीडियो कॉल पे भी बात कर सकते हैं, मेरे को मैसेज कर दें, जब मैं मैसेज करूँगा आपका रिप्लाई दूंगा तो आप मेरे को वीडियो कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सही तरीके से बता सकता हूँ। ओके, आप चलिए रिवाइज़ कर लीजिएगा। And stay home, stay safe. Okay, good luck, Peter.